नमस्कार मित्रों, चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। ये भारत देश है मेरा। किसी ने बहुत अच्छा गाना गाया था, लेकिन कभी आप सोचते हैं कि ये भारत यानी कि हिंदुस्तान 600 साल तक वो मुगल साम्राज्य क्यों रहा, 200 साल ब्रिटिश शासन क्यों रहा? उसके जिम्मेदार भारत की प्रजा हैं। दुनिया के जो देश गुलाम रहे, उनके जिम्मेदार वो प्रजा हैं। जो प्रजा बोल नहीं सकती, सच समझ नहीं पाती, अंधश्रद्धा में डूबी हो, धर्म के नाम नौटंकी करती हो, वो प्रजा के लिए क्या करना चाहिए? तो आज वो ही हो रहा है कि अन्ना हजारे, केजरीवाल जैसे इंसानों ने, जेपी जैसे इंसानों ने आंदोलन चलाए, भ्रष्टाचार के विरुद्ध के आंदोलन। और जो बंदा भ्रष्टाचारी था ही नहीं, उसको भ्रष्टाचारी बना दिया। और प्रजा ने सोचा कि जो बंदा सत्ता में आएगा वो ईमानदार देशभक्त होगा, लेकिन गलत बात है। करीब 37 साल पहले की ये बात है, 2 दिसंबर 1989। 1989 को राष्ट्रपति भवन के अशोका हॉल में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने भारत के 7वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, जिन्हें वीपी सिंह भी कहा जाता था, राजा साहब, जो एक सीएम भी थे उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के। और वीपी सिंह ने के बारे में कहा जाता था कि वो 1989 के लोकसभा चुनाव के दौरान अपनी रैलियों में जेब से एक सफ़ेद पर्ची निकालकर लहराते थे। उन रैलियों में वीपी सिंह ने दावा करते थे कि इसमें स्वीडन से खरीदी गई बोफोर्स तोपों की खरीद से जुड़े बोफोर्स घोटाले और तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के भ्रष्टाचार से जुड़े सबूतों और इनके स्विस बैंक के खातों की जानकारी है। इसी एक पर्ची से माहौल बनाकर खुद को फकीर कहने वाले वीपी सिंह ने देश की सत्ता हथिया ली थी। जैसे आज अन्ना हजारे, केजरीवाल की वजह से जो इंसान की डिग्री का ठिकाना नहीं है, जो इंसान गुजरात मॉडल के नाम, जो इंसान 80% हिंदुओं को 20% मुस्लिम के विरुद्ध एक विश्वगुरु बनने की 14-15 लाख रुपया खाते में आ जाएंगे, ब्लैक मनी वापिस आएंगे, 40-50 रुपये डॉलर और पेट्रोल के भाव हो जाएंगे और भ्रष्टाचार खत्म हो जाएंगे। एक ही साल में जो संसद सभ्य भ्रष्टाचारी है, जिसके ऊपर केस चलता है, वो केस चला लिया जाएंगे और इन लोगों को जेल के सलाखों में, इनकी बजाय क्या हुआ? चलो आगे की बात। तो इसी एक पर्ची से माहौल बनाकर खुद को फकीर करने वाले वीपी सिंह ने देश की सत्ता हथिया ली थी। यही बोफोर्स मामला अब पूरी तरह से बंद हो गया है और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक आखिरी याचिका खारिज कर दी है और राजीव गांधी को क्लीन चिट दे दी। तो इतने सालों तक राजीव गांधी को भ्रष्टाचारी साबित करने वाले, गलत साबित करने वाले वो वीपी सिंह कहाँ हैं? वो देशभक्त लोग कहाँ हैं जिन्होंने आक्षेप किया था? 1989 में जब लोकसभा चुनाव के प्रचार चल रहे थे, तब एक नारा जोरों पर था, यह था, राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है।
वीपी सिंह ने चुनाव में खुद को फकीर कहा और चुनाव जीत गए। उन्होंने जोड़ तोड़ कर सरकार बना ली। उन्होंने केवल 323 दिन राज किया। वो पर्ची तो कभी दुनिया के सामने नहीं आ गई, नहीं आ पाई, मगर उसने वीपी सिंह को सत्ता तक पहुंचा दिया। 1989 में आम चुनाव में इतना हंगामा मचा कि 415 सांसद वाली राजीव गांधी की सबसे मजबूत सरकार साल भर में ही गिर गई। कौन जिम्मेदार? प्रजा ने तो बहुमत दिया था। फिर वो बहुमत में प्रजा को उसकी सोच किसने बदली? अच्छे दिन आएंगे, वो अच्छे दिन क्यों नहीं आए? काला धन वापिस आ जाएगा, क्यों नहीं आया? वो नोटबंदी करके जिसने कहा था सब काला धन, कहाँ काला धन आज? स्विस बैंक से काला धन क्यों नहीं आया? वो कहाँ छुप गए जो लोग कहते थे? वो मनमोहन सिंह सरकार जिसने कोयला घोटाला, ये सब घोटाला सुप्रीम कोर्ट में कितने केस डाले गए, जो मीडिया में कितना जो फुग्गा बनाया गया, वो कहाँ चला गया? एक भी इंसान साबित नहीं हुआ। और जो इंसान के सामने प्रचार किया गया था, जिस पक्ष ने प्रचार किया गया था, वो आसाम का आज चीफ मिनिस्टर है। वो लोग आज राज्यसभा में सभ्य हैं। वो लोग अजीत पवार 70,000 करोड़ का घोटाला करने वाला वो पक्ष में जुड़ गया, वो आसमान में पहुंच गया। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये कितने सारे एमपी एमएलए आज खरीदे जा रहे हैं। क्यों खरीदे जा रहे हैं? कौन खरीदने वाला कौन है? सवाल उत्पन्न ये होता है कि उसके लिए जिम्मेदार कौन है? प्रजा है, संस्था में बैठे लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में बैठे जजेस हैं, सीबीआई ईडी के ऑफिसर्स हैं, वो इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कराने वाले लोग हैं जो सत्ता से, वो मीडिया है जो गलत माहौल बनाती है। लेकिन पाप का घड़ा कभी फूट तो जाएगा। और जो देशभक्त हैं, ऐसे इंसानों को हम याद नहीं करते हैं, उसकी कुर्बानी को हम याद नहीं करते हैं। चलो मैं एक और कहानी आपको सुनाता हूँ। मैंने जो पढ़ा कि देहरादून में रहने वाले कुकरेती परिवार, एक परिवार में एक नहीं बल्कि 5 भाइयों ने एक साथ 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में मोर्चा संभाला था, जो शायद भारतीय सैन्य इतिहास के सबसे दुर्लभ उदाहरणों में से एक ही कुटुंब के 5 लोग, और जिन लोगों ने आज़ादी के लिए यह तो सैन्य में भी काम नहीं किया, आज़ादी बाद जन्मे है, जिसका कोई कुटुंब का समाज में कोई आज़ादी के कोई योगदान नहीं है, जिस कुटुंब का कोई इंडस्ट्रीज नहीं है, जिस इंसानों ने कभी काम नहीं किया है, और वो सरहद पर 24 घंटे अपने कुटुंब से दूर हाथ में बंदूक ताने खड़े रहते हैं, और जब शहीद हो जाते हैं उसका कुटुंब का क्या हाल होता है वो पूछने वाला कोई समाज में नहीं होता है। चलो वही 5 भाइयों में से 3 राजपूत रेजिमेंट और 2 ईएमई कोर में थे। अलग अलग मोर्चों पर वीरता दिखाते हुए उन्होंने भारत की विजय में योगदान दिया, और लेफ्टिनेंट कर्नल राकेश कुकरेती शौर्य चक्र विजेता उन साहसी सैनिकों में से एक थे। ये परिवार देहरादून के डिफेंस कॉलोनी इलाके में रहता है।
इन 5 भाइयों में से 3 भाई राजपूत रेजिमेंट और 2 भाई EMI कोर में तैनात थे। इन सभी को अलग अलग मोर्चों पर तैनात किया गया था और उनकी यूनिट अलग अलग थी, लेकिन सबका संकल्प केवल एक ही था, भारत माता की विजय, भारत माता के लिए शहीद होना, देश प्रेम दिखाना, मर मिट जाना। तो एक ही परिवार के 5 भाइयों ने उस मोर्चा संभाला और इन 5 वीरों में सबसे प्रमुख नाम है शौर्य चक्र विजेता रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल राकेश कुकरेती। ये बताते हैं कि नवंबर 1970 के अंतिम सप्ताह में युद्ध की आहट साफ सुनाई देने लगी थी। सीमाओं पर तनाव बढ़ रहा था। पाकिस्तानी सेना भारतीय फौज की सप्लाई लाइनों को तोड़ने की साजिश रच रही थी, लेकिन भारतीय जवान हर चुनौती के लिए तैयार थे। युद्ध के दौरान धर्मनगर से गाजीपुर तक दुश्मन के इलाके में घुसकर की गई रेकी ने रणनीति की दिशा बदल दी और लेफ्टिनेंट कर्नल कुकरेती याद करते हैं कि जब उन्होंने 3 दिन तक बिना खाए और पानी के करीब 93 किलोमीटर तक पैदल चलते रहे। 93 किलोमीटर 3 दिन बिना खाए चलते रहे। चारों तरफ गोलों की बारिश, लेकिन हौसला जरा भी डगमगाया नहीं। उनकी आंखों में आज भी वह दृश्य जिंदा है जब मौत बेहद करीब थी, लेकिन देश से बड़ा कुछ भी नहीं था। कुकरेती परिवार की यह वीर गाथा केवल स्मृतियों तक सीमित नहीं रही। इसे कहानी 1971 युद्ध की नाम की पुस्तक में सहेजा गया है, ताकि आने वाली पीढ़ियों जान सके कि आज़ादी और विजय के पीछे कितनी कुर्बानियाँ छिपी होती हैं। वो राजीव गांधी जिसने साम पित्रोड़ा को टेक्नोक्रेट को लाया। आज की जो टेक्नोलॉजी है, आज आप जो टेक्नोलॉजी, वो सूरत का डायमंड, वो अहमदाबाद का बापू नगर का वो डायमंड उद्योग, वो राजीव गांधी की देन है। उसने जो उस जमान खाली फियाट एम्बेसडर बजाज मिलता था, उसमें जो लाइसेंस का ज़माना ख़त्म कर दिया और कितने सारे व्हीकल्स, कितने सारे ट्रांसपोर्टेशंस आए, वो उसकी देन है। वो देश कभी भूल नहीं पाएगा। एक इंसान जो राजकारण का आदमी नहीं था, जो पायलट था, जो टेक्नोक्रेट था, जो इनोसेंट था, जो सच्चे देशभक्त था, उन्होंने ऐसे लोगों ने सत्ता बख्शी भ्रष्ट लोगों ने उसको किस तरह बदनाम किया और किस तरह सत्ता हासिल की। आने वाला इतिहास अगर इसी तरह जो आज सत्ता में बैठे लोगों ने जो भ्रष्टाचार किया है, इतिहास कभी इनसे माफ़ नहीं करेगा। यही आज का पैगाम।